हेलो माय डियर लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद मी। ओके, सो आज हम कंटिन्यू करेंगे अकोमोडेशन इन बेल्जियम। ठीक है, और ये है पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो। The Belgian leaders took a different path. They recognized the existence of regional differences and cultural diversities. अब बेल्जियन लीडर्स ने क्या करा, एक डिफरेंट पाथ लिया। उन्होंने रिकग्नाइज क्या करे, रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज़, जैसे कि कल्चर में कितनी कितनी वेरिएशंस है, कितना डिफरेंस है रीजन में, हर एक रीजन में कितना डिफरेंस है। तो फिर बिटवीन 1970 एंड 1993 दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर 4 times so as to work out an arrangement that would enable everyone to live. अब उन्होंने क्या करा कि 4 times अरेंजमेंट करी, मतलब बार बार उसको चेंज करते रहे। तो 4 टाइम जाके उन्होंने अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करा और फिर एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया दैट वुड इनेबल एवरीवन टू लिव टुगेदर विद इन द सेम कंट्री, कि सारे जो लोग कंट्री में रहते हैं वो लोग इकट्ठे मिलकर एक कंट्री में रह सकें। द अरेंजमेंट वर्कड आउट इज डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कंट्री एंड इज़ वेरी इनोवेटिव। तो उन्होंने 4 बार ही अगर उसको बदला, 4 टाइम्स उसको बदला, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है उस अरेंजमेंट में। ठीक है, उन्होंने बहुत दिमाग लगा के करा, तो वो बहुत ज़्यादा इनोवेटिव भी है। हेयर आर सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द बेल्जियन मॉडल। पहला क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब एक सेंट्रल गवर्नमेंट है तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रिस्क्राइब करती है, दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट में वो इक्वल होने चाहिए। उसके बाद वो चीज़ क्या बोलते हैं कि द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप दस नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन यूनिलेटरी। तो उन्होंने क्या करा कि जैसे यहाँ पे लिखा है सेंट्रल गवर्नमेंट में डच वाले जो लोग होंगे उनकी भी मेजॉरिटी होगी और फ्रेंच स्पीकिंग वालों को भी मेजॉरिटी होगी। मतलब कोई भी यहाँ पे किसी से डोमिनेट नहीं होगा। अगर कोई लॉ बनाना है तो दोनों ही मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स की हम बात सुनेंगे और तभी बनाएंगे। खाली डच स्पीकिंग लोग नहीं डिसीजन बना सकते, ना ही फ्रेंच स्पीकिंग वाले। इसीलिए इससे क्या होगा कि यूनिलेटरली मतलब किसी एक के पास पावर नहीं है, दोनों के पास पावर है और वो कर सकते हैं, कोई भी लॉ बना सकते हैं, कोई भी एक पावर उसको डोमिनेट नहीं करेगी। Then comes many power of the central government have been given to the state governments of the 2 regions of the country. अब उन्होंने क्या बोला है कि उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर भी स्टेट गवर्नमेंट को दे रखी है ऑफ द 2 regions of the country. The state governments are not subordinate to the central government. For example, इंडिया में जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, जो हमारी नेशनल गवर्नमेंट है, वो स्टेट गवर्नमेंट के एरियाज पे वो क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस नहीं करते। अगर कोई स्टेट को कुछ पास करना है, स्टेट को करना है कि हाँ इस डे पे हम ये करेंगे, हमें अपनी स्टेट को ये बेटरमेंट के लिए ये डेवलपमेंट करवानी है, ये करवानी, तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई पार्ट नहीं है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई से नहीं है। तो उन्होंने क्या बोल दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट से उनको परमिशन नहीं चाहिए। द स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट सबॉर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर आ जाता है ब्रुसेल्स हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। अब ब्रुसेल्स क्या है, एक ब्रुसेल का एक सेपरेट गवर्नमेंट है इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। हमने पढ़ा ब्रुसेल्स में क्या है, एक अलग ही गवर्नमेंट है जिसमें दोनों कम्युनिटीज फ्रेंच और डच स्पीकिंग की बिल्कुल ही इक्वल रिप्रेजेंटेशन है। इक्वल नंबर में फ्रेंच स्पीकिंग मेंबर्स है, इक्वल नंबर में डच स्पीकिंग मेंबर्स है। Then comes the French speaking people accepted equal representation in Brussels because the Dutch speaking community has accepted equal representation in the सेंट्रल गवर्नमेंट। की फ्रेंच स्पीकिंग वाले तब माने जब सेंट्रल गवर्नमेंट वाले लोगों ने भी माना कि हाँ हम इक्वल रिप्रेजेंटेशन देंगे। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट एक थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट आई जिसको हमने नाम दिया कम्युनिटी गवर्नमेंट। आप इसको अंडरलाइन कर लो, कम्युनिटी गवर्नमेंट की अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट विच इज नोन एज द कम्युनिटी गवर्नमेंट। फिर आ जाता है, ठीक है, कम्युनिटी गवर्नमेंट हो गया, इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज। अब ये कहाँ से इलेक्टेड होता है, पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, जैसे कि डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग नो मैटर वेयर दे लिव, की वो एक ही लैंग्वेज बोलते होंगे। इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, वो एक ही लैंग्वेज बोलते होंगे, वो जौन सी मर्जी हो सकती है, वो डच हो सकती है, वो फ्रेंच हो सकती है, या फिर वो जर्मन स्पीकिंग हो सकती है, और नो मैटर वेयर दे लिव। द गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चरल। अब ये थर्ड काइंड ऑफ जो गवर्नमेंट है जिसका नाम ही कम्युनिटी गवर्नमेंट है, हमने बात करी ना, इसका नाम क्या है, कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो अब हो रहा है कि दिस गवर्नमेंट हैज़ द एक्चुअल पावर रिगार्डिंग कल्चरल, educational
एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज। जो भी गवर्नमेंट में कोई भी कल्चरल, एजुकेशनल या लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज होंगे तो वो कौन देखेगी? कम्युनिटी गवर्नमेंट। हु विल लुक एट दिस? कम्युनिटी गवर्नमेंट में 3 पार्ट्स कौन से आ गए हमारे? कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज। ठीक है, फिर आ जाता है यू माइट फाइंड द बेल्जियन मॉडल You might find the Belgian model very complicated. It indeed is very complicated. अब उसमें उन्होंने क्या बात कर दी कि हाँ, बेल्जियन मॉडल थोड़ा सा तो कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि 3 टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स है, ये चीज़ है, वो चीज़ है. इट इंडीड इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड. इवन फॉर पीपल लिविंग इन बेल्जियम, उनके लिए भी थोड़ा समझना ही मुश्किल है, बट दे आर डूइंग इट. ठीक है, फिर आ जाता है बट दीज अरेंजमेंट्स हैव वर्कड वेल सो फार. लेकिन जो पीस और शांति के लिए कंट्री की, वो उसके लिए उसने वर्क बहुत ज़्यादा अच्छा करा है, तो वो उसको कोई चेंज करने भी नहीं आता है. दे हेल्प टू अवॉइड सिविक स्ट्राइफ बिटवीन 2 मेजर कम्युनिटीज़. अब सिविक स्ट्राइफ का मतलब क्या होता है कि अंदर ही अपनी कंट्री के अंदर ही 2 टाइप ऑफ, जैसे रीजनल स्पीकिंग या कल्चरल डाइवर्सिटी में कन्फ्लिक्ट आ जाना, लड़ाई हो जाना. तो सिविक स्ट्राइफ की कंट्री के बीच में 2 मेजर कम्युनिटीज़ के बीच में स्ट्राइफ आ जाता, तो फिर उसमें क्या हो जाता, और ज़्यादा कंट्री का, जैसे हम कहते हैं ना, वो नुकसान हो जाता. लेकिन उसने ये जो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, इन्होंने जो भी कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई, 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बनाई, उससे क्या हुआ, इसको हमने अवॉइड कर दिया. किसको अवॉइड कर दिया? सिविक स्ट्राइफ बिटवीन द 2 मेजर कम्युनिटीज़. ठीक है, एंड अ पॉसिबल डिवीजन ऑफ द कंट्री ऑन लिंग्विस्टिक लाइन्स. व्हेन मेनी कंट्रीज ऑफ यूरोप केम टुगेदर टू फॉर्म द यूरोपियन यूनियन, ब्रुसेल्स वाज चोजन एज इट्स हेडक्वार्टर्स. इसको आप डबल अंडरलाइन कर लो, यह 1 मार्क्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और आपके अगर आप आंसर में इसको मेंशन ज़रूर करोगे तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट होएगा. क्या बात होगी कि यूरोपियन यूनियन केम टुगेदर टू फॉर्म द यूरोपियन यूनियन, ब्रुसेल्स वाज चोजन एज इट्स हेडक्वार्टर्स. ठीक है, अब इसके बाद रीड एनी न्यूज़पेपर, इसको हम छोड़ देते हैं. वट डू वी लर्न फ्रॉम द स्टोरीज ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका. अब वो बोल रहे हैं कि वट डू वी लर्न फ्रॉम द स्टोरीज ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका. हमें पता लगा कि दोनों डेमोक्रेसीज है, दोनों में लोगों को चूज करने के राइट हैं, येट दे डेल्ट विद द क्वेश्चन ऑफ पावर शेयरिंग डिफरेंटली. अब पता है कि इक्वालिटी है, डेमोक्रेसी है, लेकिन उन्होंने क्या करा, क्वेश्चन ऑफ पावर शेयरिंग डिफरेंटली, कि पावर कैसे डिफरेंटली शेयर होएगी. बेल्जियम में हमने देखा कि लीडर ने रियलाइज करा कि यूनिटी ऑफ कंट्री तभी है जब हम एक दूसरे की फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करेंगे, वरना कन्फ्लिक्ट आएगा, वरना लड़ाइयाँ आएगी. इंस्टेड ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज एंड रिलीजन, सच अ रियलाइजेशन रिजल्टेड इन म्यूचुअली एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट फॉर शेयरिंग पावर. अगर दोनों को इक्वालिटी मिल रही थी, दोनों की कम्युनिटीज़ को हम वो कहते हैं ना, उसको वो कर रहे थे, प्रेस कर रहे थे कि हाँ आप भी इक्वली इंपॉर्टेंट हो और दूसरे भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो इससे क्या हुआ, कंट्री में कन्फ्लिक्ट नहीं आया, और जैसे हम कहते हैं ना कि कंट्री में यूनिटी आने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा प्रूफ हुआ. श्रीलंका हमें एक शो करता है एज अ कंट्रास्टिंग एग्जाम्पल. इट शोज अस दैट इफ मेजर कम्युनिटी वांट्स टू फोर्स इट्स डोमिनेंस ओवर others and refuses to share the power, it can undermine the unity of the country. कि अगर कोई भी कम्युनिटी आके डोमिनेट करना चाहती है, अपनी डोमिनेंस दिखाना चाहती है और शेयर पावर नहीं करना चाहती, तो क्या होगा, यूनिटी ऑफ द कंट्री पे फ़र्क पड़ेगा. किस पे फ़र्क पड़ेगा? यूनिटी ऑफ द कंट्री. हमारी यूनिटी ऑफ द कंट्री ख़राब हो जाएगी अगर कोई भी डोमिनेंस दिखाएगा. ठीक है, फिर द कार्टून एट द लेफ्ट रेफर्स टू द प्रॉब्लम्स ऑफ रनिंग द जर्मनीज ग्रैंड कोलिशन गवर्नमेंट दैट इंक्लूड्स द 2 major parties of the country, namely the Christian Democratic Union and the Social Democratic Party. The 2 parties क्या है, are historically rivals. कि जो Christian Democratic Union है और Socially Democratic Party क्या है, वो rivals है, मतलब एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, दुश्मन है एक दूसरे के. ठीक है, The 2 parties are historically rivals to each other. They had to form a coalition government because neither of them got clear majority of seats on their own in 2005 elections. अब लेकिन क्या हुआ कि ना ही इस पार्टी को, जो हमारी क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी थी और ना ही यूनियन क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन थी एंड सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को, दोनों को ही प्रॉपर वोट्स नहीं मिले कि वो आके सरकार बना सके. तो उनको क्या करना पड़ा, ये वो क्या थे, राइवल्स थे, फिर भी उनको कोलिशन में आना पड़ा क्योंकि एक पार्टी को कुछ वोट्स मिल रखे थे तो दूसरी पार्टी को कुछ वोट्स मिल रखे थे. तो
उनको क्या करा, दे टेक डाइवर्सन सेवरल बट स्टिल जॉइंटली रन द गवर्नमेंट। अब कुछ डिसीजन ऐसे हैं जो वो सेपरेटली लेते हैं, लेकिन फिर भी अभी भी वो लोग क्या करते हैं, इकट्ठे मिलके एक गवर्नमेंट को चलाते हैं। अब आ जाता है क्वेश्चन, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। क्वेश्चन पूछ रहा है डिजायरेबल। डिजायरेबल का मतलब होता है कि वो क्यों डिजायरेबल है, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। The two different sets of reasons can be given in favor of power sharing. Firstly, power sharing good क्यों है, because it helps reduce the possibility of conflict between social groups. Social groups के बीच में जो conflict या possibility है उसको reduce कराता है. Since social conflict often leads to violence and political instability, power sharing is a good way to ensure the stability of political order. अब उन्होंने क्या करा कि सोशल कन्फ्लिक्ट क्या करता है, ऑफन लीड्स टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पावर शेयरिंग क्या है, इज अ गुड वे, पावर शेयरिंग इज अ गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। मतलब कोई भी लड़ाई नहीं हो रही है, पावर शेयरिंग, हर किसी को पावर मिल रही है, हर कोई खुश है, तो वो लड़ाई क्यों करेंगे। ठीक है, पावर शेयरिंग इज अ गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर, और जो भी वो पॉलिटिकल डिसीजन हो रहे हैं उसको सारे मान रहे हैं। फिर imposing the will of the major community over others may look like an attractive option in the short run. अब उन्होंने बोला कि अगर हम मेजॉरिटी कम्युनिटी की बार बार बात मानते रहेंगे, ठीक है, कभी कभी नेसेसरी भी हो जाता है, पर अगर हम बार बार एक किसी को ऐसे निगलेक्ट करते रहेंगे, किसी को ऐसे अवॉइड करते रहेंगे, ठीक है, इग्नोर कर देंगे माइनॉरिटी को और मेजॉरिटी की बात मानते रहेंगे, तो वैसे देखने में अच्छा लग रहा है कि मेजॉरिटी की बात मानो, बट रॉन्ग रन में कि ऐसा तो नहीं चल पाएगा। अब माइनॉरिटी वालों को भी तो अपना पावर चाहिए, अपना राइट चाहिए ना, तो इट अंडरमाइंस द यूनिटी ऑफ द नेशन। फिर आ जाता है वर्ड टायरेनी। टायरेनी का मतलब क्या होता है, जैसे हम कहते हैं ना मोनार्की, हम जैसे किंग का राज, तो टायरेनी दिखाना कि अपना पावर दिखाना कि हाँ हम ही सबसे ज़्यादा सुप्रीम है। Tyranny of the majority is not just oppressive for the minority, it often affects the majority adversely as well. कि minority को नहीं, majority वाले लोगों को भी affect करता है। Decision तो majority में से भी कोई एक आधी लेंगे ना, सारे तो लेंगे नहीं, तो majority वाले क्या पता उनको भी पसंद ना हो जो majority में leader ने उनको वो decision लिया है, इसलिए वो क्या करते हैं कि minority पे तो फर्क पड़ता ही पड़ता है, लेकिन majority पे भी पड़ता है। देर इज़ अ सेकेंड डीपर रीज़न वाई पावर शेयरिंग इज़ गुड फॉर डेमोक्रेसीज। उन्होंने बोला कि देर इज़ अ सेकेंड रीज़न। अब पहला रीज़न हमने देख लिया कि फर्स्टली पावर शेयरिंग, इसको आप पॉइंट 1 मार्क कर लो, ठीक है, हमने देख लिया कि पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। अब सेकेंड डीपर रीज़न क्या है, Power sharing is the very spirit of democracy. A democratic rule involves sharing power holds. ठीक है, अब क्या बोल रहा है, अ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व्स पावर शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज हु हैव टू लिव विद इफेक्ट्स। अब दूसरा क्या है कि अब जो लोग हैं जिनको उस चीज़ के साथ रहना ही रहना है, जो भी पावर होगी, जो भी डिसीजन हो गया उसके साथ रहना ही रहना है, पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न। अब हम लोग ही है ना, इवेंचुअली किसके ऊपर डिसीजन लागू होंगे, टैक्स किसको पे करने पड़ेंगे, हमें पे करने पड़ेंगे ना एज सिटीजन्स। तो वो बात क्या होगी कि अ पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज। एक्सरसाइज मतलब यहाँ पे एक्सरसाइज नॉर्मल एक्सरसाइज वाली बात नहीं हो रही है, यहाँ पे एक्सरसाइज की बात हो रही है कि जहाँ पे अपना राइट एक्सरसाइज करना, मतलब अपना राइट को लागू करना, ठीक है। हु हैव टू लिव विद इट्स इफेक्ट्स, हमें राइट इफेक्ट्स पे रहना ना इसके। पीपल हैव अ राइट टू कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न। अब हम गवर्न कैसे होंगे उसके लिए हमें राइट कंसल्ट होने का राइट है। अ लेजिटिमेट मतलब कोई भी यहाँ पे झोल नहीं है, लेजिटिमेट है कि हाँ लोगों ने इसको चुना है। अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज वन वेयर सिटीजन्स थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर अ स्टेक इन द सिस्टम। अब जैसे हमारे इलेक्शंस होते हैं, हर जगह पे शुरू हो जाता है कि आपको वोट करना है, आप एक वोटर हो, 18+ सारा वोट करेंगे, 18 वाले बच्चे भी वोट करेंगे, ठीक है, 18 से जो भी अडल्ट है सारे वोट करेंगे। वो क्यों बोलते हैं, ताकि एक सिस्टम है जो हमें चूज करना है, इवेंचुअली इसके डिसीजंस हमें ही आएंगे, हमारे ऊपर ही आएंगे, तो इसको चूज करने का भी हमारे ऊपर राइट है। अब लेट अस कॉल द फर्स्ट सेट ऑफ रीजंस प्रूडेंशियल एंड द सेकंड मॉरल। अब हम प्रूडेंशियल का मतलब देख लेते हैं।
प्रूडेंशियल का मतलब क्या होता है? बेस्ड ऑन प्रूडेंस और ऑन केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन्स एंड लॉसेस. Prudential decisions are usually constructive decisions based purely on moral considerations. अब उन्होंने क्या बोला कि बेस्ड ऑन प्रूडेंस और ऑन केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन्स एंड लॉसेस. कभी भी आप कोई डिसीजन लोगे, आप देखोगे ना इसमें आपका घाटा कितना है, आपको इसमें कितना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिल रहा है, तो वो चीज़ होती है बेस्ड ऑन प्रूडेंस और ऑन कैलकुलेशन ऑफ गेन्स एंड लॉसेस. प्रूडेंशियल डिसीजंस आर यूजुअली कंट्रास्टेड विद डिसीजन बिकॉज बेस्ड प्योरली ऑन मॉरल कंसिडरेशंस. अब एक हमारे मॉरल्स भी तो होते हैं ना कि हाँ, कि हमें ना किसी को डोमिनेट नहीं करना चाहिए, सारों को इक्वल राइट है. एक मॉरल होता है ना कि हाँ हमारा धर्म ईमान है, वो चीज़ आ गई यहाँ पे. ठीक है, अब बैक टू द टॉपिक कि लेट अस कॉल द फर्स्ट सेट ऑफ रीजंस प्रूडेंशियल एंड द सेकेंड मॉरल. While prudential reasons stress that power sharing will bring out better outcome, moral reason emphasize the very act of power sharing as valuable. तो उन्होंने क्या बोला कि पहला तो हमने इसलिए रखा कि हमने ये चीज़ इसलिए हमें करनी पड़ी, हमने प्रोज और कॉन्स देखे, हमने देखा कि अगर हमें पावर शेयरिंग करनी है, हमें दोनों कम्युनिटीज़ को हम साथ में लेकर ही एक यूनिटी कंट्री की बना सकते हैं. वैसे ये कंट्री यूनिटी नहीं बनेगी. लेकिन दूसरा रीज़न हमने ये देखा कि मॉरल रीजंस एम्फसाइज द वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग एज वैल्यूएबल, कि अगर हम ऐसे पावर शेयर करेंगे भी तो एक मॉरलिटी भी उसमें रहेगी और शेयरिंग एज वैल्यूएबल भी होगा. Annette studies in a Dutch medium school in the northern region of Belgium. Many French-speaking students in her school want the medium of instruction to be French. अब उन्होंने क्या बोला कि एक डच मीडियम स्कूल में नॉर्दर्न रीजन ऑफ बेल्जियम के बहुत सारे फ्रेंच स्पीकिंग स्टूडेंट्स ने कहा कि हमें जो पढ़ने की लैंग्वेज है, मतलब जैसे अगर मैं आपको हिंदी इंग्लिश में पढ़ा रही हूँ तो वैसे उन्होंने बोला कि टीचर को पढ़ाना चाहिए फ्रेंच में, क्योंकि मेजॉरिटी में कौन से हैं? फ्रेंच स्पीकिंग स्टूडेंट्स. ठीक है. सेल्वी स्टडीज इन अ स्कूल इन द नॉर्दर्न रीजन ऑफ श्रीलंका. ऑल द स्टूडेंट्स इन अ स्कूल आर तमिल स्पीकिंग एंड दे वांट द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बी तमिल. अब उन्होंने सिमिलरली बोला कि यहाँ पे जो डच मीडियम स्कूल में नॉर्दर्न रीजन ऑफ बेल्जियम के थे, वहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग स्टूडेंट्स थे, तो उन्होंने बोला हमें फ्रेंच में पढ़ाओ. और जैसे हमने देखा क्या था कि तमिल स्पीकिंग बहुत हमने पार्ट 1 में देखा था. अगर आपने देखा प्लीज़ जाके देखो. ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी. ऑल द स्टूडेंट्स इन अ स्कूल क्या है? तमिल स्पीकिंग है. दे वॉन्ट द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बी तमिल. तो वो बोलते हैं कि अगर पेरेंट्स ऑफ एनेट एंड सेल्वी, इसमें एनेट क्या है? बच्चे का नाम है, और सेल्वी भी बच्चे का नाम है. ठीक है. वर टू अप्रोच रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स टू रियलाइज द डिजायर ऑफ द चाइल्ड हु इज मोर लाइकली टू सक्सीड एंड बाय. तो उन्होंने बोला कि अगर एनेट के पेरेंट जाके बोलें कि हाँ हमारी बेटी फ्रेंच है, तो उसको फ्रेंच में ही इंस्ट्रक्शंस मिलनी चाहिए. और सेल्वी जो श्रीलंका में पढ़ती है, उसके पेरेंट जाके बोले कि हाँ हमारी तो जो बेटी, हम लोग तमिल स्पीकिंग वाले हैं, तो हमें तमिल में ही इंस्ट्रक्शन चाहिए. तो आप बताओ कि कौन ज़्यादा अच्छी तरह सक्सीड कर पाएगा? वाई. आपको आंसर पता है, मेरे को पता आपको पता है, या आपको होमवर्क भी है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर बताओगे, और हम नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर भी डिस्कस करेंगे. ठीक है. अब आ जाता है खलील्स डिलेमा. एज यूजुअल, ये एक एक्स्ट्रा पार्ट है. एज यूजुअल विक्रम वॉज ड्राइविंग द मोटर बाइक अंडर अ वाव ऑफ साइलेंस एंड वीटल वॉज द पिलियन राइटर. एज यूजुअल वीटल स्टार्टेड टेलिंग विक्रम अ स्टोरी. इसमें क्या है? वेताल और विक्रम की स्टोरी. टू कीप हिम अवेक. हमने बात करते हैं ना विक्रम और विकाल की, हम बात करते हैं स्टोरी की बात करते हैं, तो वो वही स्टोरी है. अब खलील डिलेमा का मतलब क्या होता है कि वो सोचते हैं कि हाय कंफ्यूजन में पड़ गए, ये क्या हो गया, क्या बात हो रही है. ठीक है. इन द सिटी ऑफ बेरूत देयर लिव्ड अ मैन कॉल्ड खलील. हिज पेरेंट्स केम फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज. अब एक बेरठ सिटी में कोई खलील रहता था और उसके पेरेंट्स क्या थे? डिफरेंट कम्युनिटीज में से आते थे. हिज फादर वॉज ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन, मतलब क्रिश्चियन ऑर्थोडॉक्स होना कि प्रॉपर क्रिश्चियनिटी को ही मानते थे, अपना प्रॉपर सब कुछ वो फॉलो करते थे, क्रिश्चियन वाला सिस्टम. और जो मदर थी वो एक सुन्नी मुस्लिम थी. जो खलील की मम्मा थी वो क्या थी? एक सुन्नी मुस्लिम. दिस वॉज नॉट सो अनकॉमन इन दिस मॉडर्न कॉस्मोपॉलिटन सिटी. उस टाइम पे क्या था? एक कॉमन कॉस्मोपॉलिटन सिटी के लिए ये चीज़ कॉमन, इतना ज़्यादा अलग सी बात हुई थी अगर दो डिफरेंट रिलीजन्स में शादी हो जाए. ठीक है. People from various communities that lived in Lebanon came to live in its capital Beirut. अब हमें पता लग गया कि कैपिटल क्या था? बेरठ. कहाँ का था? लेबनान का. They lived together, intermingled, yet fought a better civil war among themselves. अब सिविल वॉर हमें पता था क्या था कि देश के बीच में जब दो कम्युनिटीज अपने आपस में लड़ने लग जाती हैं तो वो क्या हो जाता है? सिविल वॉर.
अब क्या हुआ कि वो तो अच्छी तरह रह रहे थे, उसकी मम्मा क्रिश्चियन से मुस्लिम थी, सुन्नी मुस्लिम थी, और उसके पापा ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन थे, लेकिन फिर भी वो लोग इकट्ठे रह रहे थे। फिर अब क्या हुआ कि जब वो सिविल वॉर लड़ रहे थे, ठीक है, तब खलील के जो अंकल हैं, खलील के अंकल जो हैं वो क्या हो गए, किल्ड एंड द वॉर, उनकी डेथ होगी कहाँ पे, इन वॉर में। जब सिविल वॉर एंड हुई, ठीक है, at the end of this civil war, Lebanon's leader came together and agreed to some basic rules for power sharing among different communities. As per the rules, the country's president must belong to the Maronite sect of Catholic Christians. अब उन्होंने क्या बोला, जिसके बीच में लड़ाई हो रही थी सुन्नी मुस्लिम्स के बीच में और मुस्लिम्स के बीच में और क्रिश्चियंस के बीच में, तो उन्होंने अब लड़ाई जब खत्म हुई तब उन्होंने एक जैसे डिसीजन आता है ना, उस डिसीजन पे आए। तो उन्होंने बोला कि एज पर द रूल द कंट्री का जो प्रेसिडेंट होगा वो कहाँ का होएगा, मेरोनाइट सेक्ट ऑफ कैथोलिक क्रिश्चियंस का होएगा। जो प्राइम मिनिस्टर होएगा वो सुन्नी मुस्लिम कम्युनिटी का होगा। अब एक तो प्राइम मिनिस्टर होता है, उनसे नीचे वाली पोस्ट भी होती है जिसको हम बोलते हैं पोस्ट ऑफ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, जो कि फिक्स्ड होएगी कहाँ से, फॉर ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन सेक्ट। अब क्रिश्चियन सेक्ट के कौन होंगे, वो जो डिप्टी मिनिस्टर होंगे वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन ही होंगे। और जो स्पीकर होता है, जैसे हमने देखा ना, स्पीकर्स होते हैं, बोलते हैं कि क्या होना है क्या नहीं होना, तो वो कहाँ के होंगे, शिया मुस्लिम्स होंगे वो, ठीक है। Under this pact, the Christians agreed not to seek French protection and the Muslims agreed not to seek unification with the neighboring state of सीरिया। अब वो उन्होंने ये कसम खाई कि आप फिर ये पैक्ट बनाए, साइन कर एग्रीमेंट कि हम लोग फ्रेंच के पास नहीं, क्रिश्चियंस कौन थे, क्रिश्चियंस बोलते कि हम फ्रेंच प्रोटेक्शन नहीं मांगेंगे, मुस्लिम्स ने बोला हम सीरिया में जाके अपने आप को नहीं मिला देंगे, ठीक है। सिविल वॉर का एंड हो रहा है ना, तो एक डिसीजन पे आ रहे हैं हम, तो उन्होंने कहा हम नहीं करेंगे। व्हेन द क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स केम टू दिस एग्रीमेंट देयर वर नियरली इक्वल इन पॉपुलेशन, बोथ साइड्स हैव कंटिन्यूड टू रिस्पेक्ट दिस एग्रीमेंट दो नाउ द मुस्लिम्स आर इन क्लियर मेजोरिटी, ठीक है। उसमें क्या हुआ कि उस टाइम पे क्या था, दोनों मेजोरिटी में थे, दोनों इक्वल थे, तो उन्होंने बात मान ली। लेकिन अभी भी जब मुस्लिम जो हैं, उसमें लिख रहा है कि मुस्लिम जो हैं एक क्लियर मेजोरिटी में हैं, फिर भी उन्होंने क्या कर रखा है, फिर भी अंदर इक्वालिटी है कि ऐसा ही चलता है। अब खलील जो था, जिनका बेटा था, उनकी मदर जो फादर ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन थे और मदर सुन्नी मुस्लिम थी, ठीक है, उसको ये पसंद नहीं आया। खलील डज नॉट लाइक दिस सिस्टम अ बिट। वो एक पॉपुलर मैन था और उसके अंदर एक पॉलिटिकल एम्बिशन था, उसको नहीं पसंद था। बट अंडर द प्रेजेंट सिस्टम द टॉप पोजिशन इज आउट ऑफ हिज रीच, ही डज नॉट प्रैक्टिस ईदर हिज फादर्स और हिज मदर रिलीजन एंड डज नॉट विश टू बी नोन बाय ईदर। अब क्या हुआ कि जो खलील को इसलिए नहीं पसंद था क्योंकि वो एक हाई पॉलिटिकल, जैसे हम कहते हैं ना, कि उसको एक बहुत ज़्यादा एम्बिशन था कि हाँ मुझे पॉलिटिक्स में जाना है, मुझे देश की तरक्की करनी है, डेवलपमेंट करना है, बट वो नहीं जा सकता था। क्यों नहीं जा सकता था, क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि सेक्ट में से, क्रिश्चियंस के सेक्ट में से वो चीज़ वो बनेंगे डिप्टी मिनिस्टर, वो होंगे सुन्नी मुस्लिम, वो होंगे क्रिश्चियन से होंगे, प्राइम मिनिस्टर सुन्नी मुस्लिम होंगे, स्पीकर हमारे शिया मुस्लिम्स होंगे। तो अब जो खलील था ना, उसने अपने फादर किया रिलीजन एक्सेप्ट करा, ना उसने मदर का एक्सेप्ट करा, तो फिर अब अगर एक्सेप्ट ही नहीं करा, ना वो क्रिश्चियन है ना वो मुस्लिम है, तो वो कैसे पॉलिटिक्स में जा सकता है ना। तो फिर क्या हुआ, ही कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई लेबनन कांट बी लाइक एनी अदर नॉर्मल डेमोक्रेसी। तो उनको समझ नहीं आया खलील को कि लेबनन जो कंट्री है, ब्रूस हमने पढ़ा था ना, बेरट उसका कैपिटल है, लेबनन क्या है, कांट बी लाइक एनी अदर नॉर्मल डेमोक्रेसी। जैसे हमारे में डेमोक्रेसी है, हमारे में ऐसे कोई फिक्स नहीं है कि कोई हिंदू होगा, मुस्लिम होगा, क्रिश्चियन होगा, पंजाबी होगा, कुछ भी ऐसा नहीं है, ठीक है, जैन होगा, कुछ भी नहीं है ऐसे। जस्ट होल्ड एन इलेक्शन एंड अलाउ एवरीवन, जैसे इंडिया में होता है कि एक इलेक्शन करवाओ, जो भी जीता वो आपका वो हो जाएगा, प्राइम मिनिस्टर हो जाएगा, नहीं, जस्ट होल्ड एन इलेक्शन, अलाउ एवरीवन टू कंटेस्ट एंड हूसोएवर विंस मैक्सिमम वोट्स बिकम द प्रेसिडेंट नो मैटर विच कम्युनिटी ही कम्स फ्रॉम। फिर उसके बाद क्या जाएगा, ही वाई कांट बी डू डैट लाइक इन अदर डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड, ही आस्क्ड हिज एल्डर्स हु हैव सीन द ब्लडशेड ऑफ द सिविल वॉर टेल हिम दैट द प्रेजेंट सिस्टम इज द बेस्ट गारंटी फॉर पीस। अब खलील के जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, जो उनके दादा दादी थे, उन्होंने वॉर देखी हुई थी, सिविल वॉर जो हुई थी, तो उन्होंने बोला कि जैसा चलते आ रहा है वैसे ही चलते रहने दो, क्योंकि उसी से ही हमारी देश की कंट्री में पीस रहेगा। अब ये स्टोरी खत्म नहीं हुई, क्योंकि ये बेताल बता रहा था ना विक्रम को, स्टोरी वॉज नॉट फिनिश्ड, लेकिन वो टीवी टावर पहुंच गए जहाँ पे वो हर रोज रुकते थे। कौन, विक्रम और बेताल। बेताल ने जल्दी से स्टोरी खत्म करने के लिए बोला और एक क्वेश्चन डाल दिया, जैसे कहते हैं ना, आप बताओ
कि अगर आप में पावर होती कि आप लेबनान के जो रूल्स हैं उसको रीराइट करो तो आप क्या करते। आप जो रेगुलर रूल्स फॉलोड होते हैं जैसे इंडिया में होते हैं, हर जगह होते हैं, इलेक्शंस करके डेमोक्रेसी प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट होते हैं, आप वैसे करना चाहोगे या फिर आप चाहोगे कि पुराने रूल्स के साथ ही हम रहें। और अगर आप नहीं चाहते कि हम पुराने रूल्स के साथ ही स्टिक रहे तो आप दूसरी चीज़ क्या करोगे। तो विताल ने बोला, डिड नॉट फॉरगेट टू रिमाइंड विक्रम ऑफ देयर बेसिक पैक। इफ यू हैव एनी आंसर इन माइंड येट डू नॉट स्पीक अप, योर मोबाइल विल फ्रीज एंड सो विल यू। कैन यू हेल्प पुअर विक्रम इन आंसरिंग विताल। तो विताल ने जैसे बोला था ना कि अगर विक्रम बोला तो मैं उड़ जाऊंगा, तो बोला मैं उड़ा। तो वैसे ही उन्होंने बोला विताल ने कि अगर जवाब भी है आपके दिमाग में तो विक्रम को बोला मत बोलना वरना तेरी मोबाइल जो बाइक है वो यहीं पे रुक जाएगी। तो अब विक्रम को हेल्प करो बताने में, विक्रम की हेल्प करो विताल को बताने में कि क्या आंसर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। वी विल डू दिस इन थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो। बाय बाय माय डियर स्टूडेंट्स। और अगर आपको कोई भी डाउट होगा आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो एंड आई ऑल श्योरली मेक द वीडियो ऑन दिस टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक। ओके, and please like, comment, share and subscribe to my channel. Thank you my dear students.